एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो इससे पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है और क्यों लाइफ प्रोसेस को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। देखो, लाइफ प्रोसेस को हम इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये बेसिक है और एसेंशियल फंक्शन है हमारे पूरे लाइफ का, और यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब लाइफ प्रोसेस है तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस आएंगे जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी खाना को खाते हैं, यानी कि उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। उस भोजन को ग्रहण करने से बहुत सारी एनर्जीज मिलती है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक हमारा रेस्पिरेशन, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये हम जो फूड ऑब्टेन किए हैं ये उस फूड को ब्रेक करता है एनर्जी के फॉर्म में, रेस्पिरेशन। उसके बाद दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो एनर्जी हमने अभी फॉर्म किया है खाना खाने और रेस्पिरेशन की मदद से, आप उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है अलग अलग हमारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स के पास। तो वो प्रोसेस कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से। जब अब हम ये सारी प्रक्रिया कर लिए हैं तो इन प्रक्रियाओं के दौरान कुछ ना कुछ वेस्टेज भी तो हमारी बॉडी में निकला है, वो सब हम कैसे रिमूव आउट करेंगे? एक्सक्रीशन की मदद से। तो चलो आज हम इन सारे प्रोसेस को वेरी डिटेल मेथड में देखते हैं कि ये सारे कैसे काम करते हैं और इनका क्या फंक्शन है। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन को देखेंगे कि न्यूट्रिशन को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है लोगों को, कि हमें न्यूट्रिशन समझना। न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है, वो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब जिसका एग्जांपल देखो, ग्रीन प्लांट्स। देखो, ऑटोट्रॉपिक में जब मैंने कहा अपना खाना खुद बना लेता है, तो आपके मन में भी आया होगा कि हम भी तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन नहीं, हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं भोजन बनाने में वो हमारा खुद का नहीं होता है। वो हम कहीं ना कहीं किसी पेड़ पौधे पक्षी जीव किसी न किसी चीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं, तभी जाके हम बना पाएंगे। सपोज सोचो, अगर तुम्हारे पास गेहूं का दाना ना होता तो तुम क्या आटा पिसवा पाते हैं? और अगर आटा नहीं पिस पाता तो क्या तुम रोटी बना के खा पाते हैं? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं तुम रोटी बनाने के लिए आटा पे डिपेंडेंट हो, और आटा के लिए तुम कहीं ना कहीं गेहूं पे डिपेंडेंट हो, और गेहूं कहीं ना कहीं एक फसल के रूप में डिपेंडेंसी है। तो ये देखो, इस तरह से क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी वर्ड आ जाता है, डिपेंडेंसी टर्म आ जाता है, जो दिखाता है कि वो खुद से भोजन नहीं बना सकता, किसी की हेल्प चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बात करते हैं। यहाँ हर एक कुछ उसका खुद का होता है और वो खुद बनाता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। अब बोलोगे ग्रीन प्लांट्स में कैसे? ग्रीन प्लांट्स के पास अपना क्लोरोफिल होता है, जिसको हम किचन कहते हैं बेसिकली। ये अपने क्लोरोफिल और सूरज की हेल्प से सनलाइट लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, जो कि हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपना पूरा काम खुद की हेल्प से कर लिया, इसको किसी पे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखाना पड़ा। उसी का एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी नाम का टर्म आ जाता है, कि ये डिपेंडेंसी को शो करता है कि कोई ना कोई डिपेंडेंस है तुम्हारे ऊपर या डिपेंडेंट है। इसमें तीन तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस। जैसे कि आदमी बहुत ही कोई ऐसा खाना खा ले लेकिन उसको डाइजेस्ट कर सकता है कॉम्प्लेक्स को ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस में, उसको कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर ह्यूमन बींग्स आता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ खाता है, जैसे कि प्लांट से लेकर के एनिमल तक। वैसा ही डॉग और कैट भी होता है, जो कि सब कुछ
कंज्यूम कर सकता है और अंदर रूप से डाइजेस्ट भी कर सकता है। दूसरा देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, मरा हुआ जीव को खाता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, उसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक। अब इसका एग्जांपल देखते हैं फंगी। फंगी के ऊपर जो ब्रेड मोल्स यानी कि जो ब्रेड के ऊपर काले काले धब्बे होते हैं उनको हम फंगी कहते हैं। और ईस्ट, मशरूम, ये सारा चीज़ क्या है, सैप्रोफाइटिक। आप अधिकतर देखते होंगे जो कि डेड डिकेइंग मैटर होता है उसी जगहों पर इन सबों का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर होस्ट वाली कैपेबिलिटी होती है कि ये दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसका ही खाद पानी सब कुछ यूज़ करता है। जैसे कि हमारे बालों में जुएं जो होती है, लाइस। फिर लीच हो गया, लीच भी एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। टेप वर्म हो गया, कैस्कुटा हो गया। कैस्कुटा एक प्लांट है जो क्या करता है, मैंगो के ट्री के ऊपर रहता है। मैंगो के ट्री के ऊपर पूरा फैला हुआ रहता है, मैंगो के ट्री से ही सारा न्यूट्रिशन लेता है, सारा सपोर्ट लेता है और पूरा मस्त फैल करके रहता है। ये तो इस सब चीज़ को क्या कहा गया है, कहीं ना कहीं दूसरे की हेल्प से ही अपना ग्रोथ कर रहा है, इसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी हमने बात किया ना और ग्रीन प्लांट्स के बारे में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। Photosynthesis, the process by which plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll, is called a photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट की मदद से, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा कंडीशन बहुत नेसेसरी है। तो एक सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल लीफ के ऊपर हमेशा प्रेजेंट रहता है और वाटर भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है, लेकिन सनलाइट हमेशा प्रेजेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर का 12 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है और क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस से वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ग्लूकोज ही असली खाना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जब प्लांट की बात करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट के अंदर, लेकिन हम जब ह्यूमन बींग की बात करते हैं, ह्यूमन बींग के अंदर जो ये होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, फिर कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और फिर स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। उसका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तब जा कर के फोटोसिंथेसिस प्ले होता है। अब देखिए कौन सा साइट है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। Chlorophyll is present in the green color organism called chloroplast. Inside the cells, the leaves are green because they contain chlorophyll. देखो कोई भी पत्ता जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है, लीफ जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो ये वही बात बोल रहा था। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर देता है स्टोमाटा में, और स्टोमाटा के अंदर टाइनी पोर्स बने हुए होते हैं जो क्या करते हैं, उसके सरफेस पे बने होते रहते हैं। देखो ये रहा उसका स्टोमाटा, और यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा पोर्स बना हुआ है। ये क्या करता है, वाटर को कंट्रोल करके रखता है। जब कुछ एब्जॉर्व करना होता है वाटर तो ये स्वेल होता है और ओपन होता है, और वही जब वाटर का लॉस करना होता है तो ये क्लोज हो जाता है, श्रिंक होता है। वाटर जो है कहाँ से लिया जा सकता है, रूट से लिया जा सकता है और सॉइल से लिया जा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन ये सब भी लिया आता है, कैसे, रूट से या फिर सॉइल से। नाइट्रोजन जो लेते हैं वो प्लांट्स नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं।
अब हम न्यूट्रिशन देखते हैं अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो देखो। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल्स कॉल्ड सुडोपोडिया। अमीबा के पास आउटसाइडर एरिया में क्या होता है कि उसके पास प्रेजेंट होता है सुडोपोडिया। सुडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करता है ना कि सारा का सारा कोई भी चीज़ जो रहेगा आउटसाइड एरिया में उसको वो कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करके कोई भी बाहरी प्रोडक्ट जैसे रखा हुआ है ये उसको अपनी सुडोपोडिया की हेल्प से अपनी तरफ खींचेगा, और खींच करके फूड वैक्यूल्स के पास ले जाएगा। क्या जो क्या करता है फूड वैक्यूल, सपोज हमारा जैसे माउथ होता है ना कि चबाने में हेल्प करता है, इसके लिए फूड वैक्यूल ही होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन करता है उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके थ्रू, डिफ्यूजन मेथड्स के थ्रू। और उसका अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है सेल के सरफेस से बाहर कर देता है, जैसे कि हम वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, वैसे अमीबा भी करता है। अब देखो दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पैरामीशियम है उसके बारे में देखते हैं। पैरामीशियम के पास क्या है, एक डिफिनिट शेप होता है जो कि स्लीपर लाइक का होता है। इसके अंदर जो फूड होता है वो स्पेसिफिक स्पॉट पे मूवमेंट दिखाता है, किसकी हेल्प से, सीलिया हेयर्स की हेल्प से, और वहाँ पे जाके वो स्पॉट होता है। देखो एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, आपसे एक बात पूछा जा सकता है कि सूडोपोडिया जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। बहुत से बुक में सूडोपोडिया जो है वो पैरामीशियम के लिए भी बताया जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे भी ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं। लेकिन इस सूडोपोडिया टर्म जो है ना सिर्फ और सिर्फ अमीबा के लिए रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखना। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन ला करके कि सूडोपोडिया किसके अंदर होता है, तो बहुत लोगों को पैरामीशियम ऐसा लगता है, पर पैरामीशियम होता नहीं है, वहाँ पे अमीबा भी ही होता है। तो प्लीज़ आप कोई गलती मत करना उस वक्त में, आप अमीबा ही करेक्ट लगाना, ना कि सूडोपोडिया लगा लेना। नेक्स्ट देखो, अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं कि हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से लेकर के हमारे एनस तक होता है। देखो अगर हम अपनी अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले हम स्पेसिफिक पार्ट्स देखेंगे जो कैसे हेल्प करता है हमें न्यूट्रिशन को इनटेक करने में। देखो सबसे पहले तो माउथ आता है, माउथ के अंदर टीथ वाला पार्ट, टीथ जो क्या करता है हमारे किसी भी फूड पार्टिकल को क्रश करता है, कट करता है स्मॉल पीसेस में, ठीक है। और उसके बाद हमारे सलेवरी ग्लैंड्स जो है वो काम करते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर होता है सलाइवा, जो कंटेन करता है इंजाइम सलेवरी अमाइलेज, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे ऑसोफेगस की हेल्प से फूड पाइप को ही हम ऑसोफेगस कहते हैं, वहाँ पे पेरिस्टेलिक मूवमेंट दिखाता है। देखो पेरिस्टेलिक मूवमेंट पूछेगा तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट जब फूड इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जा रहा होता है तो ये ऐसे अभी जा रहा है फिर नीचे जाके ऐसे ही जाएगा। इसी तरह के मूवमेंट जो अगर हम बार बार दिखा रहे होते हैं अपने फूड पाइप के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है फूड पाइप के वॉल पे, जो पुश करता है फूड को स्टमक के पास जाने में, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे स्टमक के पास जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और इंजाइम्स को रिलीज करता है, जैसे कि पेप्सिन नाम का एंजाइम। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और अब आपके मन में आएगा कि इसके अंदर HCl होता है, यानी कि एसिड होता है। एसिड क्या हमारे पेट को जला नहीं देता है, हमारे पेट को एसिड इसलिए नहीं जला पाता है क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक म्यूकस का लेयर होता है, जो क्या करता है हमारे स्टमक को एक मतलब सपोर्ट ही कह सकते हैं, या फिर एक वॉल प्रोवाइड करता है जो हमारे स्टमक को कुछ भी होने नहीं देता है। उसके बाद जब हमारे स्टमक में चला जाता है तो वहाँ पे लीवर का क्या फंक्शन होता है वो देखो। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ये क्या करता है, एसिडिक फूड जो हमारे स्टमक में आ रहा है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इमल्सिफिकेशन करता है हमारे फैट्स का, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल ट्यूब्यूल्स में।
ग्लोब्यूल्स के अंदर। उसके बाद पैनक्रियास का देखो, पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन के फॉर्म में। ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज के फॉर्म में करता है तो वो इमल्सिफाइड कर देता है हमारे फैट्स को। इन सब के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पार्टिकल चला जाता है, जो कि क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का शेप तो ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखा रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रहा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ा होता है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही कम दूरी का होता है। पर देखो यहाँ पे दूरी के हिसाब से मेजरमेंट नहीं किया गया, यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मेजरमेंट किया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही पतला और छोटा होता है इसलिए उसको स्मॉल कहा गया, और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही बड़ा होता है डायमीटर के हिसाब से, तो उसको इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का, ठीक है, साथ ही साथ फैट का। उसके बाद इसका सिक्रीशन जो होता है लिवर और पैनक्रियाज में होने लगता है, जहाँ इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे विलाई लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। ये विलाई इस तरह के इसलिए बने होते हैं ताकि कोई भी फूड पार्टिकल जो हम अभी खा करके अपने इंटेस्टाइन तक लेकर के आए हैं उसके अंदर जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वही एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल को भेज देता है आगे की तरफ, और जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल वाटर होता है या फिर कोई भी मटेरियल होता है उसको यूज़ कर लेता है। बाकी जो भी वेस्टेज प्रेजेंट है वो हमारे एनएस के थ्रू हमें बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा चीज़ कैसे ट्रांसफ़र होता है। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस थे वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये उसके प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंसी था। नेक्स्ट देखो, अब एक बात बताती हूँ, हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो हमेशा घास फूस खाते हैं उनका इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, सॉरी लंबा होता है, ज़्यादा लंबा होता है हार्बीवोरस का। रीज़न ये होता है कि उनको डाइजेशन करना होता है किसका, सेलुलोज का। अब हार्बीवोरस का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि काव हो गया, गोट हो गया, ये सारे के सारे हार्बीवोरस एग्जाम्पल हैं एनिमल के रूप में। तो काव के अंदर सबसे लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देखा आता है, क्यों, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। जब ये भी जो भी एनिमल होते हैं उनको खाना नहीं जाता तो वो क्या करते हैं, सारे खाना को बस निगलते रहते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते, निकल के एक स्टोरेज के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब उनके पास खाली समय बचा हुआ रहता है तो उन सारे खाने को वापस मुंह में लेकर के आते हैं और उनको चबा चबा के खाते हैं, ताकि इससे क्या होता है उनका सेलुलोज होता है वो ब्रेक होता है। तो इस वजह से उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लॉन्गर होता है। लेकिन वही कार्निवोरस की बात करें, कार्निवोरस के अंदर हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, मैन वमेन ये सब आता है बेसिकली। तो इसका इंटेस्टाइन जो होता है शॉर्टर होता है किसके कंपैरिजन में, हार्बीवोरस एनिमल के कंपैरिजन में, जो कि इस जैसे कि मीट हो गया, ये सब को ये डाइजेस्ट इजीली कर ले, इस वजह से इसका जो होता है छोटा होता है। देखो अब स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं ये चीज़ हमें देखना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, आयोडीन डाल करके। अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में स्टार्च और सलाइवा ले लें और एक में स्टार्च ही ले लिए तो देखेंगे हम आयोडीन डाल करके जिसमें हम स्टार्च और सलाइवा लिए रहते हैं उसके अंदर कोई भी कलर का चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जहाँ स्टार्च होगा वहाँ पे कलर का चेंजेस दिखा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सलाइवा जो है वो ब्रेक करता है स्टार्च के फॉर्मेशन को, तभी तो हम जो को भी चीज़ खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
और नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो एनर्जी रिलीज होता है हमारे फूड से उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखो क्या होता है, एक तो ब्रीथिंग होता है और एक रेस्पिरेशन होता है। ब्रीथिंग में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस परफॉर्म होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में केमिकल प्रोसेस होता है। क्यों लोगों को लगता है रेस्पिरेशन ब्रीथिंग एक ही है? नहीं, दोनों थोड़ा अलग होता है। रीज़न क्या है वो यहाँ पे देखो। ब्रीथिंग के अंदर हम फिजिकली प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि हम सांस को ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, हम फिजिकल हमारा शरीर इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, जहाँ क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड पार्टिकल का जो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को। इसलिए रेस्पिरेशन एक थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस के रूप में अलग होता है। इसमें क्या हो जाता है, जब रेस्पिरेशन हम कर रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में, और ये कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है। लेकिन ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स में होता है। इसलिए ये दोनों बेसिकली थोड़े से डिफरेंट है ना। देखो हम दिखाते हैं कि कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल आया हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ क्या होता है, 3 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी बनता है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस की फॉर्म से होता है, ग्लाइकोलाइसिस इसमें होता है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जब ये पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट बनने का इनमें 3 तरह का और प्रोसेस हो सकता है। पहला तो एक एब्सेंस होता है जिसमें ऑक्सीजन का, तो ये यीस्ट में देखा आता है। इसमें क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये सब फॉर्म होता है। ठीक है सर। साथ ही साथ एक देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ये वाली प्रोसेस जो है वो हमारे मसल्स में देखी जाती है, जो हमारे बोन से अटैच होते हैं। ये तब दिखाता है जब हमारा एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका थक जाता है, तो हमारे बॉडी में क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी याद रखना। और दूसरा देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो एब्सेंस, लैक और प्रेजेंस तीनों में कितना अंतर है। एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। लैक मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और प्रेजेंट मतलब जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, इन सब का फॉर्मेशन होगा। इसी को कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ऑक्सीजन का लैक होगा वो प्रोसेस कहाँ होगा, हमारे मसल्स में। और जहाँ एब्सेंस होगा वो होगा ईस्ट के अंदर। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। एनारोबिक में ऑक्सीजन की कोई बात ही नहीं होती। इसमें क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनारोबिक में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होता है, फिर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है। साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनारोबिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसका इन प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, लेकिन एनारोबिक का जो हमेशा इन प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब हम रेस्पायर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल की। नॉस्ट्रिल यानी कि हमारे नाक का भाग जो सांस लेता है, जिसके हेल्प से हमारे अंदर हवा जाती है। उसका नसल पैसेज देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ हेयर्स होते हैं लाइनिंग बने हुए, जो फिल्ट्रेट करते हैं बाहर के एयर को। जो हमारे नाक के अंदर कुछ बाल बने हुए होते हैं वो बाहर से जो हम सांस ले रहे हैं उसको फिल्ट्रेट करता है, उसके बाद हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में जाने देता है, मतलब आगे हमारे ट्रैकिया में जाने देता है। क्यों, इसके अंदर एक म्यूकस का लेयर बना हुआ होता है जो क्या करता है, उस एयर्स की हेल्प से जो डर्ट हमारे आउटसाइड प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको फिल्ट्रेट करता है और फिल्टर करके आगे जाने देता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। क्यों, क्योंकि उसके पास देखो इस प्रकार का 2 फूड पाइप बना हुआ होता है। एक होता इसी जंक्शन को कहते हैं फेरिंग्स। एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप।
विंड पाइप में हमारा सांस जाता है, फूड पाइप में हमारा भोजन जाता है। फूड पाइप और विंड पाइप जो बने हुए होते हैं, तो विंड पाइप के ऊपर में एक एपिग्लोटिस नाम का वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें अक्सर बुलाता है कि मुंह बंद करके खाओ। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं उस दौरान एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप को कवर कर देता है, और खाना जो है, सारा का सारा खाना चला जाता है हमारे फूड पाइप में। उससे क्या होता है कि हमें कोई भी तरह का परेशानी नहीं होता। अगर कोई भी खाने का दाना जो है हमारे विंड पाइप में जाता है तो हमें बहुत जोर की खांसी होने लगती है खाने खाने के दौरान ही। आप इस बात को नोटिस करते होंगे। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को कहा गया है वॉइस बॉक्स, यानी कि जिसमें हमारा आवाज, या जिसमें हमारा आवाज रहता है, जिस बॉक्स के अंदर, उसको कहते हैं लैरिंग्स। जो क्या करता है, आवाज का फॉर्मेशन करता है, वो वोकल कॉर्ड्स को कंटेन करके रखता है। उसके बाद जब ये लैरिंग्स रहता है तो ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप के पास पहुंचता है। ठीक है, विंड पाइप के पास पहुंचने के बाद ये जाता है हमारे कार्टिलेज में। कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एयर पैसेज को कोलैप्स करने में। ठीक है, अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा तो हमारा विंड पाइप जो है, हमारा विंड पाइप इस तरह का बना हुआ है, इसके ऊपर से इस तरह का कार्टिलेज का फॉर्मेशन है। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे विंड पाइप को, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए। क्योंकि हम जब अगर मान लो सांस नहीं ले रहे हो तो उस टाइम में अगर विंड पाइप सिकुड़ जाएगा और बने खड़ा ही नहीं रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा विंड पाइप कोलैप्स कर सकता है। उसके बाद हमारा जो है विंड, हमारा जो विंड आ रहा है वो विंड यहाँ से इंटर करते हुए हमारे लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में पहुँच गया तो ये हमारे एल्वेलाई के पास पहुँचता है, ब्रोंकियल्स के पास पहुँचता है। हमारे लंग्स में बहुत सारे ब्रोंकियल्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, लार्ज साइज में। उस ब्रोंकस के अंदर दो तरह का होता है, एक ट्रैकिया और एक लंग, जो आपस में कनेक्ट रहता है। उसके अंदर एल्वेलाई बने होते हैं, जिसके अंदर इस तरह का इस तरह का हमारा देखो एल्वेलाई रहता है। इसके अंदर क्या होता है, एयर जाता है और इसके सरफेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। इससे क्या होता है कि जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और ब्लड उसको कंटेन करके पूरे बॉडी पार्ट में फैला देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ब्लड उसको एक्सचेंज करके हमारे ये एल्वेलाई में छोड़ देता है। और फिर एल्वेलाई से धीरे धीरे ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल होते होते वो ट्रैकिया होते हुए हमारे नाक से बाहर एक्सहेलेशन के फॉर्म में निकल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये डायग्राम में एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, डायफ्राग्राम का। ये रहा हमारा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम क्या करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और भाई जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राग्राम रिलीज होता है। इसके अंदर एक रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ एयर जो होता है हम अपने अंदर लेते हैं, उसको ही हम क्या क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एक सफिशिएंट अमाउंट में हम एक एयर जो है इनहेल करते हैं। अब यहाँ पे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देखते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, हमारा डायफ्राग्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है भाई। एक्सहेलेशन हमारा डायग्राम जो होता है वो रिलैक्स करता है। डायफ्राग्राम मूव करता है डाउनवर्ड में, ताकि उससे क्या होता है कि ज़्यादा एयर हमारे अंदर आ सके। और यहीं एक्सेलेशन में क्या होता है, डायफ्राग्राम अपवर्ड मूव करता है डोम शेप में। इस तरह का देखो, इस तरह का डोम शेप बना हुआ रहता है हमारे डायफ्राग्राम में। इसमें क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी जो होता है वो ज़्यादा लार्जर होता है, लेकिन एक्सेलेशन में ये स्मॉलर हो जाता है, क्योंकि यही हमारा एयर का ट्रांसफ़र हो गया रहता है। इसके अंदर क्या होता है, एयर सक करता है हमारे लंग्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स से एयर जो होता है आउट होता है। अब हम रेस्पिरेशन देखते हैं प्लांट्स के अंदर की। प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, इसके अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके हेल्प से, स्टोमाटा की हेल्प से। डे के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो उस वक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हमारा लीफ।
वही नाइट टाइम में क्या होता है, कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या करता है, मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और नेट रिजल्ट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीथिंग हमारे फिश के अंदर। फिश कैसे ब्रीथ करती है? फिश जो होती है वो वाटर के अंदर अपना माउथ की हेल्प से एयर को अंदर लेती है, फोर्स करती है, और उसके पास उसके ईयर्स के बाद अंदर जाने के बाद वो गिल्स के पास जाता है, गिल में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो भी ऑक्सीजन होता है वो गिल्स में उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो पूरे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की जो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, जिसमें उनका ब्रीथिंग रेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, उनका ब्रीथिंग रेट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखें तो वो हो पाता है सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, कंसिस्ट करता है हार्ट को, ब्लड को और ब्लड वेसल्स को। देखो ये है हमारा हार्ट। हार्ट जो है इसके अंदर वेंट्रिकुलर नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, वॉल्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गेन है, जो ज़्यादा बिल्कुल हमारे मुट्ठी की जैसा दिखता है। जैसा हम मुट्ठी बंद करते हैं तो कैसे मुट्ठी दिखता है, वैसा ही हमारा मस्कुलर हार्ट भी दिखता है। ये पूरा फंक्शन है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है। लेफ्ट एट्रियम में इंटर होने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो क्या करता है, हमारे मेन आर्टरी से अरोटा होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। अब मैं आपको बताती हूँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे काम करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी, लंग से निकल करके पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट से आए हुए रहते हैं वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। वेना कावा की हेल्प से सबसे पहले राइट आर्टरियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये निकल करके जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर इसी तरह से पूरे बॉडी पार्ट में ये ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करके रखना, जैसे कि लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, अरोटा होता है, और लार्जेस्ट वेन क्या होता है, वेना कैवा होता है। ठीक है, आर्टरी जो है वो हमेशा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से, वही वेन्स जो होता है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के चलता है। ये याद रखना, मैंने आर्टरी बताया ऑक्सीजनेटेड ले गया था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक एक्सेप्शन के रूप में है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के निकलता है, और पल्मोनरी वेन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के निकलता है। नेक्स्ट देखो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या कैसे काम करते हैं। ब्लड वेसल जैसे कि तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरीज जो होता है उसके अंदर फीचर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड। जब आर्टरीज का होगा वो क्या करेगा, हमेशा ब्लड को आगे लेकर के जाएगा हार्ट से। वेन जो है वो क्या करेगा, रिटर्न्स करेगा ब्लड को हार्ट के पास। और कैपिलरी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा सब्सटेंस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का फीचर क्या होता है आर्टरी के अंदर। इसके आर्टरी के अंदर ना ज़्यादा रीच होता है ऑक्सीजन, वही वेन्स के अंदर ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और कैपिलरी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड। प्रेशर की बात करते हैं, आर्टरी में हाई प्रेशर रहता है, वही वेन्स के अंदर बहुत ही लो प्रेशर होता है, और कैपिलरी के अंदर कोई मॉडरेट प्रेशर रहता है। वॉल्स की बात करते हैं तो आर्टरी की वॉल्स जो होती है वो थिक होती है और इलास्टिक वॉल्स होती है, तभी तो ब्लड को कैरी कर पाएगी, ब्लड का ज़्यादा फ्लो भी होगा तो भी उसको वो ईजिली निकाल पाएगी। लेकिन वेन्स जो होता है वो थिन होता है, लेस होता है और इलास्टिक वॉल्स होता है। कैपिलरी बहुत ही पतली होती है, बिल्कुल एक सेल की जैसी पतली होती है।
वाल्व्स की बात करते हैं तो आर्टरी में कोई भी तरह का वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो क्या करता है, वाल्व पीछे की तरफ उसको फ्लो नहीं होने देता है, उसे रोकने के लिए प्रेजेंट वेन्स के अंदर रहता है। लेकिन कैपिलरी में किसी भी तरह का कोई वेन्स प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो हम अपने हार्ट को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड जो फ्लो होता है वो 2 बार फ्लो होता है हार्ट से। ठीक है, उसका कंप्लीट होने के साइकिल होने से पहले 2 बार फ्लोटेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का, इसलिए उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक बार पास करता है हार्ट से, इसलिए उसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब देखो कुछ हम यहाँ पे एनिमल देखने वाले हैं, उनके अंदर कैसा ब्लड का रेगुलेशन होता है और कैसा उनका सर्कुलेशन है, साथ साथ उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। बर्ड्स और एप्स मैमल्स के अंदर क्या होता है, 4 हार्ट का चैम्बर होता है। ये क्या करता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करता है। साथ ही साथ इसका जो वो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। वहीं एम्फीबियन की और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके अंदर 3 चैम्बर होता है। इनके अंदर पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है, जो कि कोल्ड ब्लडेड में दिखा जाता है। उसके अंदर हम फिशेस को देखते हैं, इनके अंदर 2 हार्ट चैम्बर होता है जो सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं कोल्ड ब्लडेड से। नेक्स्ट हम ब्लड कंपोनेंट्स देखते हैं कि ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करते हैं, फ्लूइड को मीडियम को कंट्रोल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। वहीं डब्ल्यूबीसी के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है जो पैथोजन को किल करता है। प्लेटलेट जो होता है वो क्या करता है, क्लॉट करता है ब्लड को। वही लिम्फ और टिश्यू की बात करते हैं, लिम्फ और टिश्यू क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को लीक करने से और ब्लड के अंदर पोर होने से बचाते हैं। किसके, कैपिलरी के वॉल्स में। इसके अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। साथ ही साथ ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ये कंटेन करता है प्रोटीन ब्लड के अंदर। ठीक है, लेस प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर। साथ साथ ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट, जो कहाँ से आया हुआ आता है, इंटेस्टाइन से। और ये ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, ये एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन आउट करता है हमारे ब्लड से ना। अब हम ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं प्लांट्स के अंदर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स कभी भी मूव नहीं करते। हमारा ह्यूमन बॉडी हमेशा मूव करता है, लेकिन प्लांट्स कभी भी मूव नहीं करते हैं। हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू, इसके पास ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा मात्रा में डेड सेल्स होते हैं जो टिश्यू का फॉर्म किया था, इसीलिए इसके पास लो एनर्जी होता है इसके ट्रांसपोर्ट में। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस जो होता है इसका बहुत ही लंबा होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फोइलम की हेल्प से। ठीक है, देखते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट और फाइलम ट्रांसपोर्ट कैसे और उसका फीचर सब। ट्रांसपोर्ट जो होता है जाइलम वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फोइलम जो है वो फूड पार्टिकल को करता है, एमिनो एसिड को करता है। अब याद रखना कैसे जाइलम और फोइलम की बात। जाइलम, जौ आता है, जौ से जल होता है। फोइलम, फॉ आता है, फॉ से क्या होता है, फल होता है। तो जो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता होता है जाइलम, जो फल का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो होता है फोइलम, ये याद रखना। इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, जाइलम जो है हमेशा यूनी डायरेक्शन है कि अपवर्ड की तरफ ही होता है। देखो हमें पेड़ पौधे से थोड़ी पानी एब्जॉर्ब करना है, हमें पेड़ पौधे को पानी एब्जॉर्ब करवाना है, तो हमेशा रूट से जो अपर पार्ट जाएगा वो कौन जाएगा, जाइलम जाएगा। जो फोइलम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ फंक्शन करता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शन कहते हैं। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ फंक्शन दिखा रहा होता है। वही इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, इसके अंदर फिजिकल फोर्स दिखाता है जो रूट प्रेशर को ट्रांसमिशन के लिए पुल अप करता है, ताकि वाटर जो है ऊपर की तरफ खिंचा पाए। वही यहाँ क्या होता है, फोइलम के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्यों, इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है ताकि ऊपर और नीचे दोनों की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। दूसरा देखते हैं मेन टिश्यू इन्वॉल्व क्या होता है। मेन टिश्यू जाइलम ट्रांसपोर्ट में देखते हैं जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स होते हैं। वही फोइलम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखो रूट प्रेशर होता है, रूट टेक्स अप आयन फ्रॉम सॉइल विच क्रिएट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। रूट जो होता है वो सॉइल से लिया जाता है, सॉइल
के अंदर होता है, जो एक क्रिएट करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन का आयंस के अंदर, ठीक है। वाटर फ्रॉम सॉइल मूव्स इनटू द रूट, वाटर जो है सॉइल से मूव करता है रूट्स के अंदर, देखते हो ऐसे वाटर जो है वो हमारे रूट्स के अंदर जाता है। देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट, हमेशा कांस्टेंट मूवमेंट होते रहता है रूट से वाटर का जाइलम के लिए, ताकि वो ऊपर की तरफ पुशअप हो सके और सारे लीफ को मिल सके। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तब सुबह आप अक्सर देखते हो ठंड की सुबह में ओस की बूंदें होती है, वो किसकी हेल्प से होती है? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से, कि जब उसका रूट उसको पानी जो है खींचता है, तो खींचने के बाद एक्सेस जो पानी होता है रूट से निकाला हुआ हमारे सॉइल से, और वो कैसे फॉर्म में रहता है? उसकी बूंदे के फॉर्म में। तो वो कैसे हो रहा होता है? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से ही हो रहा होता है। इसका ट्रांसपीरेशन का क्या रोल होता है? एब्जॉर्ब करता है अपवर्ड मूवमेंट में वाटर और मिनरल्स को हमारे रूट और लीव्स के पास। साथ ही साथ ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये हमेशा डे टाइम में होता है इसका मेजर फोर्स, राइट। नाइट के टाइम में बहुत ही कम रूट प्रेशर लगाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन, अब हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं फूड कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है? फोइलम की हेल्प से। ट्रांसफर जो होता है वो लीव से हमारे सारे प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ट्रांसलोकेशन होता है, फूड, क्योंकि लीफ में ही भोजन बन रहा होता है किसी भी प्लांट्स का। जब फोइलम ट्रांसलोकेट करता है फूड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह, उसको ही कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये स्पेशली डिलीवर होता है स्टोरेज करने में ऑर्गेन्स के, रूट्स के पास, सीड्स के पास और ग्रोइंग ऑर्गेन्स के पास जो होता है जाता है, तभी तो फूड पार्टिकल जाएगा, तो हाँ उसका ग्रो अप हो पाएगा अच्छे से वो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? देखो कोई भी रिमूवल और हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे अंदर होता है न्यूट्रिशन के दौरान, न्यूट्रिशन लेने के बाद, और उसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो इन सब चीज़ों की मदद से होता है। सबसे पहले तो किडनी देखते हैं, किडनी क्या करता है? हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया है उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करता है हमारे ब्लड से, ब्लड के अंदर से, वो भी किसकी हेल्प से? किडनी की हेल्प से। उसके बाद एक पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? हमारी किडनी से कनेक्ट होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद क्या होता है? वो यूरिन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे ब्लैडर के अंदर, और जब ज़्यादा हमें वॉशरूम की भावना फील होती है तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो है उस मैसेज को ले जाकर हमारे ब्रेन में पहुंचाते हैं और हम फिर एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरेथ्रा जो होता है इसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है यूरिन का हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का एक फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। और नर्वस सिस्टम में क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो होता है वो न्यूरॉन होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। हर किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन देखा जाता है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल देखते हैं। ग्लोमेरुलस जो है इसी तरह का बना हुआ रहता है हर किसी के अंदर। ये क्या करता है? एक गुच्छा होता है ब्लड वेसल का, ये एक कप। बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो एक कप शेप का होता है जो सारे नेफ्रॉन से सराउंडेड होता है। ये ग्लोमेरुलस को कलेक्ट करता है और साथ ही साथ फिल्ट्रेट करता है ब्लड के अंदर से यूरिक एसिड्स को, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है? देखो नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आर इनिशियल फिल्ट्रेट, ये सारे फिल्टर्ड होते हैं कहाँ? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। किसकी हेल्प से? नेफ्रॉन की हेल्प से। साथ ही सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारा फिल्टर्ड होता है और रीअब्जॉर्ब होता है कैपिलरी की हेल्प से, जो सराउंडेड है किससे? नेफ्रॉन से। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसमें क्या होता है? यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो भी होता है वो सिक्रीट होता है ट्यूब्यूल की हेल्प से, और ये कलेक्टिंग नट में ट्रांसफ़र होता है, और कलेक्टिंग नट जो होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है यूरेटर के पास। यूरेटर क्या करता है? उसको यूरेथ्रा के पास ले जाता है, यूरेथ्रा से हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। तो ये सारा फंक्शंस है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा जाता है। ऐसे हम इन सारे फंक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं एक एक करके।
ना अब देखो आर्टिफिशियल किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोगों का क्या होता है, किडनी का सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस इस केस में क्या होता है, किडनी फेल कर देता है, तब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल किडनी क्या करता है, नाइट्रोजन इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारे ब्लड से, वो भी किसकी हेल्प से, डायलिसिस की हेल्प। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, कोई भी रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से ब्लड को जो है वो हमारे शरीर से बाहर लेकर के आता है। और ये एक वेस्फेसिस डायलिसिस चैम्बर होता है, इसमें हमारा ब्लड को जो होता है यूरिया रिमूव करता है और फिर हमारे ब्लड को डायलेट करके जो होता है उसको वापस हमारे बॉडी के अंदर डालता है। इसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, कि हमारा किडनी ही जो है ब्लड से यूरिया को रिमूव करता था। ना अब हम एक्सक्रीशन देखते हैं प्लांट्स में, कि प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, किसकी हेल्प से, स्टोमाटा की हेल्प से। जब ये एक्सेस वाटर रिमूव करता है ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, तो उसको भी क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन ही कहते हैं। शेडिंग ऑफ ओल्ड लीफ, जब ओल्ड लीफ गिर जाता है, जो पत्थर हो जाता है पेड़ के अंदर, उसको भी कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, प्लांट्स चल नहीं रहे, कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज निकाल नहीं रहे, तो ये इसी सब माध्यम से अपने आप को एक्सक्रीट आउट करते हैं और न्यू रिफॉर्म फॉर्म भी करते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्टेज सम सॉइल अराउंड देम, कुछ वेस्टेज भी वो प्रोड्यूस करते हैं सॉइल के अराउंड, उसको भी कहते हैं एक्सक्रीशन। तो देखो दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था, जहाँ हमने हर एक चीज़ को देखा, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, अ, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट हो और एक्सक्रीशन हो, हमारे प्लांट्स के अंदर और हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे ईएमआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ये हमारे से रिलेटेड मैं डेली आंसर राइटिंग लेकर के आ रही हूँ। प्लीज़ आप उस आंसर राइटिंग को ज़रूर देखिए और आंसर राइटिंग से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नीचे आप बोलोगे तो मैं उसका लिंक लगा दूँगी, आप एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।